हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे टू फेज मेथड पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसके थ्रू लास्ट वीडियो में हमने टू फेज मेथड का एल्गोरिदम समझने की कोशिश किया था। आ, अब टू फेज मेथड का एल्गोरिदम थोड़ा बहुत आपको जरूर उस समय जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था समझ में आया होगा। मैंने होमवर्क दिया था आपको कि कोई भी बुक से आप टू फेज मेथड पे कोई एग्जांपल लीजिए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। अब चलिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्या लिखा है, यूज टू फेज मेथड टू सॉल्व फॉलोइंग एलपीपी, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू द, ये कॉन्स्टेंट्स दिए हुए हैं, 3 कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है ना। बट जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो 2 हैं। तो करेंगे क्या, सबसे पहले फेज 1 पे जाएंगे। तो यहां पे आप लिखेंगे फेज 1, ठीक है, फेज 1। अब फेज 1 में आपको क्या करना होता है, ऑक्सिलरी या फिर आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लिखता हूं यूजिंग यहां पे देखिए क्या आएगा, सरप्लस वेरिएबल s1 और आर्टिफिशियल वेरिएबल। सो यूजिंग सरप्लस वेरिएबल क्या, s1 एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल a1, और यहां पे क्या, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल्स, दिस एंड स्लैक वेरिएबल्स s2 एंड s3, ठीक है ना। दिस द आर्टिफिशियल या ऑक्सिलरी LPP for phase 1 is as follows ना, as follows। मैंने इतना लैंग्वेज लिखा, इसको और बेटर लैंग्वेज अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा। क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, मैक्स z स्टार, याद करिए मैंने बोला था थ्योरी से लिंक करिए, जितने भी वेरिएबल्स आएंगे सबका कॉस्ट 0 होगा एक्सेप्ट आर्टिफिशियल वेरिएबल ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कुछ बुक्स में क्या करते हैं ना, इसको नहीं लिखते हैं, 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। यहां पे देखिए एक ही आर्टिफिशियल वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट जो होता है -1 होता है, ये आपको पता है, ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, ठीक है ना। कुछ बुक्स में केवल सिंपली लिख देते हैं मैक्स z स्टार इक्वल टू -a1, उसका मतलब यही है, ठीक है ना। अब आते हैं सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स। तो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट, पहला कॉन्स्टेंट क्या है, 2x1 प्लस x2, तो ये हो जाएगा 2x1 प्लस x2। यहां पे सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर लेंगे, दिस इज इक्वल टू 2, ठीक है, क्लियर है। देखिए, और इन दोनों के लिए क्या होगा, स्लैक वेरिएबल्स यूज होंगे, तो आप सीधे लिखिए x1 प्लस 3x2 प्लस s2, दिस इज इक्वल टू 2। और यहां पे देखिए सिंपली x2 है ना, यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हैं 0x1 प्लस x2 प्लस s3 स्लैक वेरिएबल्स, और दिस इज इक्वल टू 4। तो 2 2 4 ये आपका आया राइट हैंड साइड में। अब देखिए यहां पे आप चाहते तो लिख सकते थे 0s2 प्लस 0s3 एंड उसी तरीके से यहां पे, बट अच्छा चलिए मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूं यहां पे क्या हो जाएगा, दिस प्लस 0s2 प्लस 0s3 प्लस a1, दिस इज इक्वल टू 2। सेम उसी तरीके से जब यहां पे लिखेंगे आप तो सेम वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 0s1 प्लस s2 प्लस 0s3 प्लस 0a1, दिस इज इक्वल टू 2। और सेम उसी तरीके से यहां पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 0s1 प्लस 0s2 प्लस s3
प्लस 0 a1 दिस इज इक्वल टू 4। ठीक है। अब यहाँ पे x1 x2 s1 s2 s3 और a1 ये सब के सब ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने बदल लिया। यहां तक कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था कि अब इसके बाद स्टेप 2 क्या होगा कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालिए। सेम लॉजिक यहाँ पे n जो डिसीजन वेरिएबल्स है देखिए कितने 2 4 6 टोटल 6 है और m कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, केवल 3 हैं। तो n माइनस m मतलब 6 माइनस 3 वेरिएबल्स को आपको क्या करना पड़ेगा, 0 सेट करना होगा। और देखिए यहाँ पे क्या 0 सेट करेंगे, x1 ओरिजिनल, x2 और यहां से ये जो आर्टिफिशियल सरप्लस वाला है इसको s1 इसको 0 सेट करेंगे तो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या आएगा। सो नाउ सेटिंग x1 this is equal to x2 this is equal to s1 is equal to 0, the initial basic feasible solution is क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए x1 x2 s1 को 0 सेट किया तो यहां से a1 की वैल्यू आ जाएगी 2, यहां से क्या आ जाएगा देखिए s2 की वैल्यू ab2 और यहां से s3 की वैल्यू 4। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है, अब ये आ गया मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर है फ्रेंड्स। अब चलिए अब क्या करेंगे, अब मैं क्या करूंगा, फेज 1 के लिए इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे और वो क्या होगा, अब यहां से लिखिए, मैंने यही बोला था। तो यहां पे कॉलम लिखिए YB, पहले क्या लिखते थे CB, फिर YB, फिर XB एंड देन एंड सो ऑन। तो यहां से स्टार्ट करिए CB YB देन XB देन Y1 किसके लिए लिखते हैं, X1 के लिए, Y2 X2 के लिए, फिर यहां पे S1 S2 S3 और A। प्लीज चेक करिएगा। ठीक है ना, यहां पे ये टेबल बना लीजिए ऐसे। ठीक है, मेरे 3 आएंगे वेरिएबल्स, थोड़ा सा बड़ा होगा, जानबूझ के मैंने लिया था ये बड़ा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको अभी जो कुछ भी डाउट होगा पूरा परफेक्ट हो जाना चाहिए इस एग्जांपल से। चलिए ये और ये टेबल थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, मैंने जस्ट एट रैंडम खींचा। और यहाँ पे हम अगर जरूरत पड़ेगा तो रेशियो, मिनिमम रेशियो निकालेंगे। मैंने सबसे पहले क्या बोला था, बेसिक वेरिएबल्स को पहले इंटर करिएगा। तो बेसिक वेरिएबल क्या क्या है देखिए, यहाँ से A1 है, S2 है और S3 है। इसका कॉस्ट वेक्टर तो यहाँ पे आप CJ लिख लीजिए। जो आर्टिफिशियल, याद रखिए मैं ओरिजिनल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको अभी नहीं लूंगा, मैं क्या लूंगा, ये वाला। इसमें सब 0 है, केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल का जो कॉस्ट है वो -1 है। तो यहाँ पे तो आसान होता है 0 0 0 0 0 और -1। उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चेंज करिए -1 0 और 0। प्लीज चेक करिएगा। XB यहाँ पे देखिए A1 की वैल्यू 2, S2 की वैल्यू 2 और ये 4। बाकी ये जो रो आएंगी वो क्या होता है, 3 कॉन्स्टेंट्स है ना, उसी के अकॉर्डिंगली। तो 2 1 -1 0 0 0 1 ना, 2 1 -1। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए 2, ठीक है, 1 -1 0 0 और 1। प्लीज चेक करिएगा। पहला ये। सेकेंड में देखिए 1 3 0 0 0, ये देखिए 1 3 0 1 0 0 1 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 0 1 0 0। प्लीज चेक करिएगा। थर्ड में आते हैं 0 1 0 0 0, यहाँ पे 1 और 0। तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे हो जाएगा 1 था। ठीक है, बिल्कुल सही, 0 0 0 और यहाँ पे भी आर्टिफिशियल वेरिएबल देखिए यहाँ पे 0। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे 0। क्लियर है, प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करना है आपको, ये ठीक है ना फ्रेंड्स, देख लीजिए 0 एक ही केवल आएगा 1, बाकी सब 0 है ना। यहाँ पे देखिए ये बस 1 है। अरे रे रे, S3 में भी 1 आना चाहिए, S3 में भी 1। S3 कहाँ है,
1, सॉरी S3 में 1, ठीक है ना, यहाँ पे 1, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब फटाफट क्या करना है, चेक करिए कि अब मुझे जो कैलकुलेशन का प्रोसेस आगे है क्या करना होगा। सीधी सी बात है, ऑप्टिमिलिटी चेक करेंगे, यहाँ पे ZJ लिखेंगे। देखिए यहां से -2, ठीक है ना, -2 प्लस 1 इंटू 0 0 0 इंटू 0, तो मतलब ये -2। फिर देखिए यहां से -1 और ये देखिए 3 इंटू 0 1 इंटू 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, केवल -1 आएगा। अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहां से देखिए 0 0 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0, ये 0, यहाँ देखिए यही करते थे ना, इसको और इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये सब 0 और ऐड कर देते थे। यहां से देखिए -1 प्लस 0 प्लस 0, अब इतनी आइडिया तो हो गया होगा, तो ये आ गया मेरा -1। यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं हुई, ठीक है, सब कुछ ओके है। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो देखिए ZJ माइनस CJ क्या करेंगे, नेट इवैल्यूएशन, प्लीज चेक करिएगा। तो ZJ ये देखिए Z1 और ये, तो -2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2, -1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, 0 में से 0, ये 0 और ये 0। अब देखिए सब कुछ सेट है, लेकिन यहां पे देखिए ये दो निगेटिव आ जा रहे हैं ना, तो मोस्ट निगेटिव वेरिएबल जो होता है मेरा इनकमिंग वेरिएबल है, तो ये मेरा y1 इनकमिंग हो गया। अब यहाँ पे रेशियो की भी जरूरत पड़ेगी, तो चलिए यहाँ पे थीटा लिखते थे ना, रेशियो, तो थीटा लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये मेरा इनकमिंग है, इसमें ये देखिए जब रेशियो निकालते थे मिनिमम, तो 0 और निगेटिव वाले छोड़ देते थे ना, तो इसका रेशियो और इसका रेशियो, तो यहाँ पे देखिए 2/2 मेरा क्या हो गया 1, और यहाँ से 2/1 ये मेरा क्या हो गया 2। तो अब ये सी बात है, मिनिमम मेरा ये है, तो मिनिमम ये है, तो मेरा ये आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। आउटगोइंग वेरिएबल मेरा आर्टिफिशियल चला गया, बहुत अच्छी बात है। तो आउटगोइंग वेरिएबल और इनकमिंग वेरिएबल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही मेरा क्या होता है फ्रेंड्स, वही क्या होता है, लीडिंग एलिमेंट। तो ये लीडिंग एलिमेंट हो गया। अब लीडिंग एलिमेंट को आपको 1 करना है। नेक्स्ट टेबल फिर से बनाएंगे, तो यही से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो CB YB XB Y1 Y2 S1 S2 S3, ठीक है ना। आप चाहे ना तो A को यहां से हटा सकते हैं, लेकिन A को मैं रखता हूं। इनफैक्ट ये मेरा A1 है ना, A नहीं लिखा था हमने, A1 लिखा था, तो A1 आप लिख दीजिए, यहां पे A1 हो गया। क्लियर। चलिए अब यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं पहले तो ये टेबल को कंप्लीट कर लूं, ठीक है ना, इसको आप प्रॉपर कर लीजिएगा। मैं ठीक है ऐसे ही कर देता हूं, ताकि कैलकुलेशन जो है ना वो आसान। 3 आएंगे, मे बी फ्रैक्शन आए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर कर लीजिएगा। मैं जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाए। चलिए ठीक है, ये ऐसे, ठीक। अब चलिए क्या करते थे, मैंने बोला था ना कि जब एक बार स्टार्ट हो गया तो CJ यही से, और देखिए ये फेज 1 के लिए हम कर रहे हैं, ऑप्टिमिलिटी तक जाना है। उसके बाद फेज 2 पे जाने के लिए जो कंडीशन 3 मैंने बताया था ना ABC, उसमें से कौन आएगा वो देखेंगे। Y1 ये सब अभी देखिए 0 0 0 0 0 एंड -1। यहाँ पे मेन जो है मेरा वो आइए, यहाँ पे मेरा आउटगोइंग हो रहा है A1, उसकी जगह मेरा ले रहा है Y1, तो यहाँ पे आप कर दीजिए Y1 S2 S3 एज इट इज, ठीक है। अब क्या करेंगे, मैंने बोला था CB कॉलम पहले चेंज करिए। तो देखिए ये भी 0 A भी 0 A भी 0, देखिए Y1 का कॉस्ट जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 0 है, सब 0 होते हैं केवल A1 का। तो चलिए यहां से ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 1 करना है, तो इसको 1 करने के लिए 2 से डिवाइड करूंगा, तो पूरा यहां से लेके यहां तक 2 से डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा मेरा 1, प्लीज चेक करिएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, A भी 1, ये हो गया 1/2, ये हो गया -1/2, ये 0 0 1/2, प्लीज चेक करिएगा। अब क्या करना है, इस लीडिंग कॉलम में बाकी जो एलिमेंट्स है उनको 0 सेट करना है। तो इसको 0 करने के लिए क्या करूंगा,
इसको 2 से डिवाइड करूंगा, 1 आ गया, सेपरेट करूंगा। जो ऑपरेशन यहां पे आएगा ना, इसको 0 करने के लिए कर रहे हैं, सारे यहां से लेके आखिरी तक यही करना है। तो अल्टीमेट 2 से डिवाइड करके देखिए ये मेरा आ गया ना ये सब। तो मैं करूंगा क्या, इन्हीं को करेस्पॉन्डिंग इस रो के एलिमेंट से सेपरेट करूंगा। तो 2 से 1 को सेपरेट करेंगे तो ये 1 आएगा, ठीक है ना। इस 1 में से इस 1 को सेपरेट करेंगे 0, ध्यान दीजिएगा। और यहां से इस 1/2 को 3 में से सेपरेट करेंगे तो 3 - 1/2, ये देखिए, तो ये हो जाएगा 6, 5/2। कैलकुलेशन प्लीज चेक करते चलिएगा। फिर क्या करना है, इस -½ को 0 में से सेपरेट करेंगे तो ये ½ आ जाएगा, ठीक। फिर इस 0 को सेपरेट करेंगे इस 1 से तो ये 1 आ गया। इस 0 को सेपरेट करेंगे इस 0 में से तो 0। इस ½ को सेपरेट करेंगे इस 0 में से तो -½ आएगा, प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए इसको 0 करना था, ये ऑलरेडी पहले से लेटा हुआ है, 0 है, तो कोई ऑपरेशन ही एज इट इज आप रख दीजिए। तो दिस विल बी 4 0 1 0 0 1 एंड 0। अब क्या करेंगे, नेट इवैल्यूएशन चेक करना है। सो यहां से मेरा ZJ क्या आएगा, चलिए अब देखिए ये सब 0 है ना, तो बाकी ये हर एक 0 आ जाएगा ना, 0 × 1 + 0 × 0 + 0 × 0, तो ये सब के सब 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि ये बेसिस वाला जो कॉस्ट वेक्टर है सब 0 है। अब यहां से ZJ - CJ निकालिए, मेरे ख्याल से ऑप्टिमिलिटी आ जाएगी। 0 - 0 0 0 0 0 0, और ये देखिए इस 0 में से -1 को सेपरेट करेंगे तो -- हो गया। अब देखिए हर एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होती है, मतलब क्या, ZJ - CJ। तो यहाँ पे आप ये लिखिए ना, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई सिंस ईच ZJ - CJ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमिलिटी ना, ऑप्टिमिलिटी कंडीशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज अचीव्ड, जो आपको लिखना चाहिए, कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखिए फेज 1 का काम यहीं पे खत्म होता है। अब यही से इंटरप्रेट करते थे कि बेसिस में जाएंगे, और बेसिस में देखिए कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, तो ये बी वाला केस आ रहा है क्या। थ्योरी पोर्शन पे चलिए, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताया था, ये देखिए ये बी वाला केस आता है ना, कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पे ये केस 2, इस केस में मैक्स Z 0 आएगा। और अब हम क्या करेंगे, ये टेबल याद करिए, मैंने टेबल बताया था, तो बस अब यही वाला केस आ रहा है। अब फटाफट आप चलिए सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए क्या लिखेंगे, सिंस नो आर्टिफिशियल वेरिएबल is present in basis, so we move to phase 2, ठीक है ना, मूव टू फेज 2। अब यहां पे आप करिए फेज 2 लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए फेज 2। क्या मैंने बोला था, याद करिए, टेबल वही रहेगा, यही से स्टार्ट करिए, CB YB XB Y1 Y2 S1 S2 S3। और याद करिए मैंने बोला था कि आर्टिफिशियल वेरिएबल जब प्रेजेंट नहीं है तो ये वाला कॉलम हटा देंगे ना फेज 2 में जब जाएंगे, खास करके बी वाले केस में। तो आप आर्टिफिशियल को हटा दीजिए, उसका कोई काम नहीं है। फिर मैंने क्या बोला था कि पहले ये टेबल बना लूं, पहले ये टेबल बना लेता हूं, उसके बाद फिर आता हूं, ठीक है ना, क्योंकि टेबल जरूरी है, यही से आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आएंगी। चलिए 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको लिखने में कोई इशू ना हो। ये देखिए, ठीक, यहां पे अब मैंने आपको क्या क्या बोला था याद करिए। यहां पे CJ अब चेंज होगा, फेज 2 में जाएंगे तो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो मेरा था ना, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंगली अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन था फेज 1 के लिए, उसको रिप्लेस करता हूं मैं ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल में x1 और x2 का कोफिशिएंट क्या है, 3 और -1, प्लीज चेक करिए। तो यहां पे ये चेंज करेंगे, तो यहां पे 3 और ये -1, और ऑफकोर्स इनका क्या है 0। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो अब यहां से ये मेरा CJ था, ठीक।
क्लियरली समझ में आया कि नहीं फ्रेंड्स, प्लीज बोलिएगा। अब मैं क्या करूंगा, मैंने बोला था ना कि ये यहां से लेके ये बाकी सब ऐसे ही छापेंगे आप, तो y1 s2 s3, y1 s2 और s3, प्लीज चेक करिएगा। xb की वैल्यू क्या है 114 ना, ये सब के सब वैसे ही लिखेंगे 114। क्लियर। अब आते हैं यहाँ पे, ये सब कॉलम वाइज मैं लिख देता हूं 100 1, अरे 100 1 भाई ठीक है 100, प्लीज चेक करिएगा। यहां पे सेकेंड y2 वाला कॉलम क्या था 1/2 5/2 1, 1/2 5/2 और 1। प्लीज प्लीज कैलकुलेशन चेक करते चलिएगा। S1 में माइनस हाफ हाफ 0, माइनस हाफ हाफ 0। S2 में 0 1 0 0 1 0। S3 में 0 0 1 0 0 1। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। अब यहीं पे मेन जो, अब इतना तो छापना था लेकिन सीबी चेंज होगा, मैंने बोला था ना, क्यों, क्योंकि अब ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको रिप्लेस किया है। तो y1 का देखिए कॉस वेक्टर 3 है तो ये 3 आ जाएगा, S2 और S3 का 0 है, इसमें कोई टेंशन नहीं। अब क्या करेंगे, ZJ निकालेंगे। फिर से अब क्या करना है, सिंप्लेक्स मेथड अब लगाइए, ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालिए, यही से मेरा आंसर आता है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका तो नहीं करना, ये 3 + 0 + 0, तो ये 3। यहां से देखिए 3/2 + 0 + 0, तो ये 3/2। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा। यहां से -3/2, ये निगेटिव आ गया, यही तो गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं है, ये 0 ये 0। अब क्या हुआ, सब के सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गई कि यहाँ पे S1 मेरा इंटर करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव है, ऑप्टिमल कंडीशन नहीं आया ना। अच्छा एक मिनट, अभी तो हमने ZJ निकाला ना, ZJ - CJ निकालिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 - 3 0, 3/2 में से इसको सेपरेट करेंगे तो 3/2 + 1 5/2 हो जाएगा। कैलकुलेशन चेक करिएगा, 3/2 माइनस है, इसमें से 0 सेपरेट करेंगे, ये -3/2 आएगा, 0 0। अब देखिए ZJ - CJ निकाला मैंने, नेट इवैल्यूएशन में सब के सब ठीक है लेकिन यही निगेटिव है, दैट मीन्स ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बिना चेक किए यही एक निगेटिव है, तो फिर ये मेरा इनकमिंग S1 इनकमिंग हो गया। तो S2 में जाएंगे। अब S2 में जब जाना है तो यहां से ध्यान दीजिए, अब क्या चेंज होगा, मेन यहां पे मुद्दा हमारा रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से S1 मेरा जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, और ध्यान दीजिएगा S1 कैसे जाएगा, S1 बेसिस में आएगा। तो आउटगोइंग के लिए क्या करेंगे, लीडिंग कॉलम, ये निगेटिव है, ये 0 है, ये रेशियो लेंगे नहीं, तो एक ही रेशियो लेना है, तो ये मेरा बिना रेशियो लिए मैं इसको आउटगोइंग कर दिया। S2 मेरा बाहर जा रहा है बेसिस में, और S2 के प्लेस पे क्या आ रहा है, S1 आ रहा है। प्लीज प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना, ठीक है। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरा लीडिंग एलिमेंट क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा है, ठीक, मेरा लीडिंग एलिमेंट ये हो रहा है। क्लियर है। चलिए, तो अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको 1 करना है। 1 करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड, 2 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, यही ना। तो चलिए नेक्स्ट, अभी ऑप्टिमल कंडीशन नहीं आया, हालांकि सॉल्यूशन यही से आ जाता, बट फिर भी ठीक है। कॉलम बनाते हैं, CB YB XB Y1 Y2 S1 S2 और S3। प्लीज चेक करिएगा, यहां तक ठीक है। सो चलिए, अब यहां पे मैं बस ये टेबल बना देता हूं, आंसर यही से आ जाना चाहिए। अब मेरे ख्याल से यही टेबल लास्ट होगा, यही से ऑप्टिमलिटी कंडीशन आ जाएगी, बट फिर भी अभी तक नहीं आया तो मैं मान के चलता हूं कि कुछ भी हो सकता है आगे तक। तो चलिए यहां पे ये टेबल बनाइए, समझ में आ गया कि नहीं। ऑप्टिमलिटी कंडीशन तो आई नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैं करूंगा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहां पे मेरा बेसिस में, बेसिस वाला पहले चेंज करते हैं ना,
S2 बाहर जाएगा, S2 के प्लेस पे S1 आएगा, तो रखिए मेरा बेसिस में y1 रहेगा, S2 बाहर जा रहा है उसकी जगह S1 आ रहा है, प्लीज चेक करिए, और S3 ऑलरेडी है। अब इनका कॉस्ट वेक्टर, अच्छा पहले तो यहाँ कॉस्ट वेक्टर लिख लीजिए। कॉस्ट वेक्टर क्या होगा, कोई चेंज नहीं होना है, 3 0 0 ही रहेगा, तो 3 0 0। अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे आइए, इसको मुझे 1 करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई जरा करिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 0, प्लीज चेक करिएगा। फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, ये मेरा 5, यहाँ पे 1, और 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे भी 2, ये 0, तो ये 2 और ये 0, प्लीज प्लीज चेक करिएगा। अब ये हो गया। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, इसको 0 करना होगा, ठीक है ना, और इसको भी 0, ये 0 है, कोई दिक्कत नहीं। इसको 0 करने के लिए सिंपली मैं क्या करूंगा ना, यही से देख लीजिए ना, बस ऐड कर दूं, वही बात यहाँ पे भी आएगी। ये 1 करने के बाद 2 से डिवाइड करके फिर आप ऐड करेंगे तो चीजें वही आएंगी, बस ऐड कर दीजिए। तो 1 + 1 ये हो गया मेरा 2, यहाँ देखिए 1 + 0 ये हो गया 1, 5/2 + हाफ मतलब 6/2 ये 3, प्लीज चेक करिएगा। ये मेरा 0, यहाँ पे 1 और ये 0, प्लीज चेक करिएगा। इसको 0 करना है, कुछ है ही नहीं, मैं पहले ही बोला ये लेटा हुआ है, तो वैसे ही रख दीजिए, तो ये हो जाएगा मेरा 4 0 1 0 0 और ये 1, प्लीज चेक करिएगा। अब ये मेरा S3 था, ZJ फिर से निकालिए। अच्छा CJ यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल 3 - 1 0 0 एंड 0, प्लीज चेक करिए, ठीक है ना, यही होगा। ZJ निकाल लीजिए, ZJ मेरा आएगा, यहाँ से देखिए 3, यहाँ से भी 3, ये 0, यहाँ से 3, ये 0, ZJ - CJ निकालिए, 3 - 3 0, 3 और माइनस माइनस ये 4 हो जाएगा, प्लीज चेक करिएगा, ये 0, ये 3, ये 0। अब देखिए ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आ गई कि नहीं, प्लीज चेक करिएगा। ऑप्टिमिलिटी कंडीशन आ गई, तो सिंस each ZJ - CJ is greater than or equal to 0, optimal solution is achieved ना। तो मेरा अब क्या होगा, फेज 2 से ही फाइनल आंसर आता है, यही से मेरा आंसर आएगा। सो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या आएगा, ध्यान दीजिए, y1 है बेसिस में, दैट मीन्स x1 की वैल्यू यहां से क्या आ गई 2, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। और यहां से देखिए x2 ना, देखिए ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन पे जा रहा है, तो यहां पे क्या है, ये x2 है, x2 यहां बेसिस में है नहीं, मतलब ये नॉन बेसिक वेरिएबल है, तो x2 की वैल्यू 0 और मैक्स z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान दीजिए 3x1, तो x1 की वैल्यू 2 है, माइनस x2, प्लीज चेक करिएगा, यही है ना, 3x1 - x2, देखिए ये x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 2, तो ये मेरा आ गया 6, तो कितना आ गया 6। तो आपका ये फाइनल आंसर हुआ x1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 0 और मैक्स z की वैल्यू 6, ये आपका आंसर है। पूरा फेज 2 मैंने आपको बताया। देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिया था, ये किसी न किसी 2-3 बार मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन मैंने लिया 2 फेज मेथड पे, पूरा आपको मेथड मैंने एक्सप्लेन किया था, फिर से समराइज करूंगा। फेज 1 पे जाते इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जगह मैंने आर्टिफिशियल लेना है, और वो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं आपको पता है, स्लैक सरप्लस जहां पे भी यूज होगा मैंने वो किया, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया एलपीपी को। अब इसका सोल्यूशन निकालूंगा, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाला, यहाँ पे फेज 1 के लिए ऑप्टिमिलिटी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, और मैंने यहाँ पे देखा कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है, फेज 2 पे मूव करूंगा। ऐसे केस में मैंने आपको बताया था पूरा टेबल एज इट इज लिखते हैं, बस ओरिजिनल ये जो यहाँ पे आर्टिफिशियल ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको रिप्लेस करते हैं ओरिजिनल से। तो कहाँ पे चेंज होगा, ये सीजे कॉलम में और ये सीबी में, सीजे रो और सीबी कॉलम में। मैंने बाकी सब कुछ एज इट इज रखा था, कहाँ गया फेज 2 में, हाँ ठीक है, बाकी सब कुछ वही रखा, यहाँ पे आर्टिफिशियल वाले को गायब कर देते हैं ना, कॉलम वो मैंने बताया था, बिल्कुल एज इट इज रखा। चेंज किया हुआ देखिए सीजे वाला रो और ये सीबी कॉलम। फिर मैंने इसको
एज यूजुअल सिंप्लेक्स मेथड की तरह सॉल्व करूंगा, सॉल्व किया, फर्दर जो मेरा फाइनल सोल्यूशन आया था वो मेरा ये आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे ऑप्टिमिलिटी आ गई, यही से मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू 2, y1 मतलब x1 की वैल्यू 2, यहाँ पे y2 नहीं है मतलब x2 नहीं है, तो ये x2 की वैल्यू 0, ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका दिया था, ये आंसर हुआ। कैलकुलेशन प्लीज चेक करिएगा एक बार, ये आपकी ड्यूटी है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं उसको फिर से मैं पिन करके आपको कमेंट कर दूं, तो जो भी स्टूडेंट फ्यूचर में देखें तो वो जो मिस्टेक, हालांकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर कहीं पे कोई मिस्टेक होगा तो आप बताएंगे। एनीवेज मेरा सोल्यूशन यहाँ पे फेज 2 मेथड से आ गया। अब एक जो केस था ना, देखिए ये तो इस पे आएगा, यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल में फेज 1 में फेज 1 के जो ऑप्टिमल टेबल होगी वहां पे आर्टिफिशियल नहीं होता है, तो फेज 2 पे इस तरीके से मूव करते, या तो इस पे आएगा या शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट नहीं, शॉर्ट आंसर पे जाएंगे ना तो ये वाला केस आता है जनरली, ए वाला मतलब नो फिजिबल सॉल्यूशन। तो कोई भी बुक देखेंगे आप तो वहां पे इस पे एक एग्जांपल दिया है, यही टेबल पे क्या होगा ना जो हम सॉल्व कर रहे थे, तो इसी पे क्या होगा, जो फाइनल टेबल आता ये फेज 1 का, इसी में क्या होता ना कि कोई ना कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल यहाँ पे रहता पॉजिटिव लेवल पे, तो बस यहीं पे रुक जाना, आप सीधे लिख देंगे कि जो ओरिजिनल एलपीपी है उसका कोई भी फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो उतना ही आंसर होता है। बट बी और सी केस, तो बी वाला केस पे मैंने ये किया, सी वाले केस पे कोई एग्जांपल आप बुक से देखिएगा, हालांकि सी वाले केस पे बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट, अगर मान लीजिए ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में करके लिख देता हूं फर्दर, तो अगर यहाँ पे मेरा ये क्वेश्चन में मिनिमाइज जेड होता, फॉर एग्जांपल मिनिमाइज जेड, दिस इज इक्वल टू 3x1 माइनस x2, ठीक, और ये प्रॉब्लम होता मिनिमाइज जेड इज इक्वल टू दिस, और ये पूरा कुछ नहीं करना होता है, पूरा प्रोसेस आखिरी तक आते। और याद रखिए सिंप्लेक्स टेबल में स्टैंडर्ड फॉर्म में एलपीपी को लिखते थे, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के हमने कंटिन्यू किया था, लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमाइज है तो इसको क्या करते हैं मैक्सिमाइज में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मैक्सिमाइज z1 लिख दिया, और ये क्या हो जाएगा -3x1 और प्लस x2। तो जब यहाँ पे फेज 2 में मैं क्या बोल रहा हूं, अगर यहाँ पे मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता, सेम क्वेश्चन होता, बस मिनिमाइज z होता, तो आप क्या करते, जब फेज 2 का ये टेबल बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये वाले कोफिशिएंट आप लिखते, ये वाला -3 और 1 लिखते, तो यहाँ पे क्या करते -3 और यहाँ -3 यहाँ +1 करके सॉल्व करते, जो आंसर आता मान लीजिए ये आता, तो मेरा एक्चुअल क्वेश्चन मिनिमाइज था ना, तो यहाँ पे मिनिमाइज z इक्वल टू क्या होता, बस यहाँ पे माइनस कर देते, तो -6। तो वो भी मैंने बता दिया कि एक और टाइप के क्वेश्चन आता है, बन सकता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे मैक्सिमाइज है, अगर मिनिमाइज होता तो क्या करते, कुछ नहीं करना था, सब कुछ एकदम आखिरी तक जाना था। फेज 2 में जब आते आप तो यहाँ पे वो माइनस से मल्टीप्लाई किया था ना, तो -3 और 1 लिखते आप, और फिर सॉल्व करते, यहाँ पे जो आंसर आता मेरा मैक्स z आ जाता, लेकिन मिनिमाइज था तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते, तो मिनिमाइज z का आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो वो भी मैंने फर्दर एक स्टेप आगे बता दिया, मतलब एक और क्वेश्चन इसी में कर दिया हमने। तो फेज 2 आपका खत्म होता है। तो हमने बड़े इंपॉर्टेंट, यहां से आपके होम एग्जाम की बात बोलूं, खास करके एनईपी 6 सेमेस्टर या बीटेक, एक क्वेश्चन तो गारंटी है, एक क्या 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 3 मेथड जो हमने किया, सिंप्लेक्स, बिगेम और 2 फेज से ज्यादातर चांस है कि 2 क्वेश्चंस, कम से कम 2 क्वेश्चन, एक तो आएगा ही आएगा, 2 क्वेश्चन या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है, मे बी वो शॉर्ट आंसर में कोई एक क्वेश्चन दे दे, कोई लॉन्ग आंसर में दे दे। अगर ये क्वेश्चन आता, यही क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया, तो ये लॉन्ग आंसर में आएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने ये खत्म किया, सिंप्लेक्स मेथड, बिगेम मेथड और 2 फेज मेथड। अब आपका रह जाता ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, ड्यूअल सिंप्लेक्स नहीं है बट ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट है। तो ड्यूअलिटी पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ड्यूअल, प्राइमल का ड्यूअल बनाना, फिर उसके बाद सॉल्व करना, रिलेशनशिप निकालना, उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट करेंगे। अब तक जो कुछ भी किया आपके पास पहुंचना चाहिए, अगर पहुंच पाया हो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे अगर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।